तो चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ आया। क्या फॉर्मूला दिया Q1Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि इसमें दो चार्जेस की जरूरत थी, तो अपन ने एक को एलिमिनेट करा और क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चला तो फिर अपन ने एक नई क्वांटिटी बनाई जिसका नाम क्या था, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स की तरफ क्यों गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और उससे डील करना थोड़ा सा टफ था, इस वजह से अपन ने क्वांटिटी बनाई जिसका नाम क्या है, फ्लक्स। आया समझ में क्या। तो ऐसे करके अपन ने तीन अलग अलग क्वांटिटी पढ़ी है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स। अब एक चौथी क्वांटिटी आने वाली है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो शुरुआत की तीन क्वांटिटी लिखी हुई है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, ये तुमको चार्ज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, चार्ज के बारे में। और ये जो क्वांटिटी अब अपन पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल, ये चार्ज के आसपास के स्पेस के बारे में बताता है। समझे क्या, बताओ। जैसे एक चार्ज रखा हुआ है, तो अगर ये चार्ज से रिलेटेड तुम फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फ्लक्स निकालो, तो वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा, इस चार्ज की इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, चार्ज की। लेकिन चार्ज के आसपास का जो रीजन है, उस रीजन को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए क्वांटिटी और है, जिस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वो पोटेंशियल इस चार्ज के आसपास के स्पेस की इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, स्पेस की इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मान लो कि ये चार्ज इधर रखा हुआ है और तुमसे हमने बोला कि इस पॉइंट के बारे में कोई बात बताओ, तो इस पॉइंट पे क्या बताओगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे, है ना, या तो तुम्हें एक सरफेस बना के देंगे तो तुम क्या बताओगे, फ्लक्स बताओगे, है ना। अगर इस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इंफॉर्मेशन देगा, चार्ज की इंफॉर्मेशन देगा, है ना। लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर से डील करना कैसा होता है, टफ। तो अपन ने क्या किया, एक उससे रिलेटेड क्वांटिटी और बना रखी है जिसका नाम है पोटेंशियल। क्या नाम है उसका, पोटेंशियल, जो कि नेचर में स्केलर है। नेचर में कैसा है, स्केलर है। और वो स्पेस में इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है स्केलर, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल के देता है कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे देगा, क्यों देगा, वो सब चैप्टर में आगे है, ठीक है। लेकिन ये मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है उन सभी की स्टडी को और ज़्यादा आसान कर देता है। समझे, मतलब अब अपन को बहुत ज़्यादा वेक्टर्स में डील नहीं करना है, अब अपन को ज़्यादातर किस में डील करना है, स्केलर्स में। तो ये चैप्टर पूरा तुम्हारा उसी पे डील करेगा कि कैसे तुम वेक्टर क्वांटिटीज़ को बहुत आसानी से स्केलर्स की मदद से समझ सकते हो। आए समझ में क्या, ठीक है। तो पोटेंशियल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तुम्हें जो याद है उसमें से एक दो चीज़ें पूछ लें बस, सिंबल वगैरह, ताकि दिक्कत ना आए। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, हाँ, V, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U, ठीक है। बस इतने से काम चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, V होता है, ठीक है। बस सिंबल से याद है ना, तो हमें ये नहीं बताना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब देखो समझो, थोड़ा बहुत 11th का याद दिला रहे हैं कि कैसे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस बनते हैं और उनके वजह से एनर्जी आती है, ठीक है। अभी अपन लोग चार्जेस के ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन देखो समझो, सबसे पहले तो फोर्स लॉस पढ़ते हैं अपन लोग। कोई भी चीज़ की अपन को इंटरेक्शन फिजिक्स में पढ़नी होती है तो अपन लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स लॉ। जैसे मास के इंटरेक्शन के लिए अपन लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल लॉ, और चार्जेस के इंटरेक्शन के लिए अपन लोगों ने क्या पढ़ा, कूलम्बिक फोर्सेस, है ना। स्प्रिंग फोर्स पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, बताओ, पढ़ा ना स्प्रिंग फोर्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा टेंशन फोर्स पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा हुआ है, ऐसा करके बहुत सारे फोर्सेस के बारे में तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उन फोर्सेस से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं। तो फोर्स जो है ये दो नेचर के अपन लोगों ने डिवाइड किए थे 11th में, एक तो थे कंजर्वेटिव और दूसरे कैसे थे, नॉन कंजर्वेटिव। याद है क्या सभी को, बताओ, ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये शायद हम पिछले चैप्टर में भी एक बार बता चुके हैं, है ना। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है, ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट में किया गया वर्क डन अगर रिस्टोर हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट में किया गया वर्क डन अगर रिस्टोर ना हो तो फिर क्या बोलते हैं उनको, नॉन कंजर्वेटिव। अगर मास के फोर्सेस की बात करें, ग्रेविटी के फोर्स की, तो ग्रेविटी का फोर्स भी कैसा होता है नेचर में, कंजर्वेटिव। जैसे अगर मान लो कि ये मार्कर को ऊपर हवा में लेके जाओ, छोड़ दो तो ये कहाँ पे गिरेगा, नीचे, तो ग्रेविटी का फोर्स भी कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव है,
फ्रिक्शन का फोर्स कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि जैसे मान लो हमने ये मार्कर की इंक को इसके ऊपर चलाया तो मार्कर की इंक यहाँ पे घिसती हुई नहीं गई होगी, बताओ, तो मार्कर की इंक ने इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाया होगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगाया होगा। लेकिन क्या इंक जो है वो पीछे की तरफ लौट के आई क्या, नहीं, जहाँ थी वहीं पे अटक गई ना। इसका मतलब जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कैसा हुआ, नॉन कंजर्वेटिव, समझे क्या। जैसे अगर मान लो कि तुम बेंच के ऊपर चलते हो या किसी को तुम धक्का मार दो, मान लो चलत चलत, तो वो सामने से चला रहा हो और तुम उसको धक्का मार दो तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि तुम भाई धक्का मारो दीवार से टकरा के फिर तुम्हारी तरफ लौट के चलो आए, ऐसा नहीं होता। तो गद्दा को धक्का मार रहेगा यार, हाँ, दीवार से टकरा के वहीं कहूँ गिर जाए, नेकात थोड़ी बहुत आ गया है तो बिल्कुल ही बाउंस बैक करके तुम पे खलेगा, हाँ, थोड़ा बहुत होगा ना, फ्रिक्शन के वजह से थोड़ी ना लौट के आएगा, समझे क्या। वो तो दीवार से टकराएगा तो गिरेगा, ऐसा थोड़ी ना कि खिसक के आगे गए फिर पीछे चले आए, बताओ। तो फ्रिक्शन का फोर्स कैसा होता है नेचर में, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट में किया गया वर्क डन स्टोर नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो फोर्सेस हमने एग्जांपल बताए जैसे स्प्रिंग फोर्स हुआ या फिर मान लो कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें किया गया वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, स्टोर। जैसे इस मार्कर को ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। तो तुम जब इसको नीचे से ऊपर लेके जा रहे तो तुमने इसमें क्या किया, वर्क, और जो तुमने इसमें वर्क किया इसके ऊपर, वो वर्क इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर, समझे। और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब तुमने जो वर्क किया वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कैसे पता कि स्टोर है, तो जब इसको छोड़ोगे तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे, ठीक है। अब नीचे गिरेगा तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी से ही तो गिरेगा, तो नीचे गिरने के लिए वेलोसिटी का मतलब इसके पास में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी आई है तो कहीं से तो आई होगी, तो कहाँ से आई होगी फिर, पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुमने जो वर्क किया वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ और जब उसको छोड़ा तो वही किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। आए समझ में क्या, है ना। तो ये किसका एग्जांपल था, कंजर्वेटिव फोर्स का, समझे। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है जब कौन से फोर्स के अगेंस्ट में वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क होता है। अब सेम चीज चार्जेस के ऊपर अप्लाई करो, क्या चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होगा या फिर नॉन कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव होगा, बताओ। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और तुम एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लेके आ जाओ, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और तुम इसको पास में लेके आके इधर पे रख दो जरा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन तुम जैसे इसको यहाँ पे छोड़ोगे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर पे अटक के रह जाएगा या भागेगा, भागेगा, है ना। और जब भागेगा तो इसके पास में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई, दरवाजा बंद कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई, तुमने जो वर्क किया था वो इसके अंदर स्टोर हो गया। आए समझ में क्या। इसका मतलब चार्जेस के सिस्टम के पास में, शांत हो जाओ, चार्जेस के सिस्टम के पास में क्या होती है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये तो अपना एक वो इंटुएशन है जो अपन लोगों ने ग्रो करा अपने दिमाग में कि ऐसे बोले मास में जैसे होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्जेस में भी पोटेंशियल एनर्जी आ गया। रियल लाइफ में अगर तुमसे पूछें कि रियल लाइफ में क्या ऐसा तुमने देखा है कि चार्जेस के पास में एनर्जी होती है, बताओ, क्या देखा हुआ है कि चार्जेस के पास में एनर्जी है, कैसा, कहाँ। हाँ चलो, पंखे के पास में एनर्जी है, बताओ। पंखा घूम रहा है तो मतलब कौन सी एनर्जी जनरेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी पर तो आई नहीं होगी, कहाँ से आई, करंट के मदद से। वायर में करंट आए तभी तो आई ना। और करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्जेस के पास में एनर्जी है। चलो एक बार को वैसे भी मान लो कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी होगी थोड़ी बहुत, अगर मान लो ऐसा है तो। क्या इसके अलावा और कहीं तुमने देखा हुआ है कि चार्जेस के पास में एनर्जी हो। मैग्नेट चार्ज कैसे हुआ, तुम अच्छा जे समझा दो, मान जाए। चार्ज होता चार्ज ही है, लेकिन वो तुम्हारे अभी नहीं है लेवल में, चौथे चैप्टर में आओगे तब समझाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल। अरे बालन पे कंघा करके नहीं, कागज के टुकड़ा उठाए, तो कागज के टुकड़ा तो रेस्ट पे थे ना, तुमने कंघा किया, कंघा करने से तुम्हारे कंघे के ऊपर क्या आया, चार्ज, और फिर तुम उसको पास में लेके आ गए तो कागज के टुकड़े उठ गए, तो कागज के टुकड़े तो रेस्ट पे थे ना, तो ऊपर आने के लिए क्या लगी होगी, एनर्जी। कहाँ से आ गई एनर्जी, चार्जेस के वजह से, है ना। इसके अलावा बादल जो गरजते हैं, तो बादल जो गरजते हैं वो किसके वजह से गरजते हैं, चार्ज के वजह से। बादल में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ चार्ज होता है, वो स्टोर फॉर्म ऑफ चार्ज क्या करता है, वहाँ पे स्पार्क पैदा करता है ना, हाई वोल्टेज स्पार्क। तो उसकी वजह से क्या होती है, बिजली कड़कती है, और उसके बाद में क्या होता है, साउंड। तो साउंड का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, कहाँ से जनरेट हो गई, चार्ज की वजह से। आए समझ में।
या इसके अलावा मान लो बिजली गिरी, तो बिजली गिरने पे लाइट जनरेट होती है कितनी सारी, है ना। तो लाइट क्या है, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिसके ऊपर गिरेगी, जिस पेड़ के ऊपर गिरेगी वहां जला देती है उसको, है ना। तो जलाने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। आए समझ में। तो इसका मतलब वो जो बिजली गिरी है उसके पास में तो बहुत सारी एनर्जी है, और वो इतनी सारी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आई कहाँ से है, चार्जेस की वजह से। क्योंकि जो पानी था बादलों में, वो पानी में क्या थे, चार्जेस थे, और जिनके वजह से क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। आए समझ में क्या। इसका मतलब है कि चार्जेस के पास में एनर्जी तो होती है, और कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये अपन लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसका मतलब है चार्जेस के पास में स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि अभी अपन लोग रुके हुए चार्जेस को पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नाम किया दिया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में क्या। तो चार्जेस के पास में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग इसी में डाल दो, सब हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब देखो, समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे अपन फाइंड करेंगे, उसका मेथड जरा समझो। देखो, कोई भी एक चार्ज के वजह से अपन क्या करेंगे, एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक चार्ज लेट कर लो, कैपिटल क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास में कितनी एनर्जी होगी वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में किया हुआ था। क्या किया था कि अपन लोग एक चार्ज को पास में लेके आए थे, है ना। और वो जो चार्ज रखा हुआ था उसके ऊपर अपन लोगों ने क्या निकाला था, फोर्स, और वो फोर्स को डिवाइड करा दिया था चार्ज से, तो एक क्वांटिटी बनी थी। लगभग वही अपन को करना है, बस क्या अंतर है यहाँ पे, अब चार्ज को मूव करा के लेके आना है, समझे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब जनरेट होती है, जब वर्क किया जाए, समझे। वर्क जो करोगे वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा ना। तो यहाँ पे अगर मान लो इस चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कैसा है, कंजर्वेटिव। तो अगर तुम उस चार्ज को मूव करा दो, तो तुम्हें उस चार्ज को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो उस चार्ज के अंदर कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से, तुम्हारे वर्क से ही तो आएगी ना। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इस चार्ज के आसपास में वर्क कराओ, है ना। तो वर्क कराने के लिए अपन लोगों को किसकी जरूरत है, एक दूसरे चार्ज की। तो यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, प्लस स्मॉल क्यू। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, प्लस स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। ये अभी मान लो कि अभी ये लोकेशन आर पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, आर पे। और आर वाले पॉइंट से इसको मूव करा के अपन लोग कहाँ पे लेके आ रहे हैं, पी पॉइंट तक। कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो आर से कहाँ मूव कराया इसको, पी पॉइंट तक मूव कराया हुआ है। ठीक है, आया समझ में क्या। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ऐसे रिपल्सन का फोर्स लगेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो तुम्हें अगर इस चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके आना है, तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर की तरफ है, तो तुम्हें अपना एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये चीज़ समझे क्या। अब जरा हमको ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा या बराबर होगा, तब जाके ये फोर्स जो चार्ज है वो आगे बढ़ेगा, एक्सटर्नल वाला, है ना। या तो एक्सटर्नल जो है वो बड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, या तो फिर बराबर। दोनों ही कंडीशन में ये चार्ज कहाँ मूव करेगा, आगे। अच्छा, बराबर होगा तब क्यों मूव करेगा, तब तो रुकना चाहिए फिर इसको। बताओ, नेट फोर्स 0 होने पे क्या बॉडी मूव करती है, क्या काहे नहीं करती है, करती तो है। यूनिफॉर्म स्पीड, फोर्स लगने से क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में भले ही चेंज ना हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेलोसिटी नहीं होगी। भाई भाई शांत जा। हाँ, अगर मान लो एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इधर की तरफ और इधर की तरफ लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या ये बॉडी मूव नहीं करेगी क्या। मान लो कि नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि डेल्टा v 0 है, समझे क्या। v 0 थोड़ी ना है, ये चीज़ समझे क्या। तो अगर तुम्हें r पॉइंट से p पॉइंट तक अगर इस चार्ज को मूव कराना है, तो या तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। आए समझ में क्या, तब जाके ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। अब कोई उतनी बुद्धि नहीं लगेगी, बोले अगर मान लो रेस्ट पे रखो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, तो बोले तो थोड़ा सा शुरुआत में पुश दे दो हल्का सा, समझे। जैसे मान लो एक बक्सा है, उस बक्सा को मूव कराना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो शुरुआत में हल्का सा एक्स्ट्रा धक्का मार दो बस, उसके बाद में फिर एक कांस्टेंट फोर्स लगाते चले जाओ।
आए समझ में क्या है ना, तब तो मूव कर जाएगा ना। बस वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि एक बार थोड़ा सा पुश लगेगा, उसके बाद में वो निग्लिजिबल डिस्टेंस के लिए होगा, समझे। फिर आर पॉइंट से कहाँ तक मूव कराना, उसको पी पॉइंट तक ऐसे मूव कराएंगे कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, समझ रहे हो। ये चार्ज स्मॉल क्यू आर पॉइंट से पी पॉइंट तक इतने धीमे आना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, मतलब एक्सेलरेशन ना पाए, नेट फोर्स कितना रहे, 0 रहे। आए समझ में क्या। तो पहले कुछ कंडीशंस इसके ऊपर लिख लो कि क्या क्या कंडीशंस अपन यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहली कंडीशन, अच्छा देखो ये स्मॉल क्यू उधर से इधर की तरफ आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्या वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्या, बताओ कैसे पता, न्यूटन्स थर्ड लॉ से है ना। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, क्या इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में बताओ, या ये उसके ऊपर ज़्यादा लगाएगा, रुक जाओ, इक्वल होगा। आर एन श्रीवास्तव, मान लो कि ये 500 कूलाम का चार्ज है और ये जो है ये 1 माइक्रो कूलाम का है, कौन किस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर। अबे हाल अभी हाल बोल रहा था इक्वल है, लेकिन जैसे ही हमने 500 और 1 माइक्रो कूलाम बोला तो हाल बदल दिया आंसर। बड़ी छोटी गिनती से कुछ नहीं है, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा उतना ही जितना ये इसके ऊपर लगाएगा। क्यों, क्योंकि जब फोर्स निकालोगे तो के 500 × 1 माइक्रो कूलाम दोनों में ही करना पड़ेगा ना, के Q1 Q2 दोनों के लिए करना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। आए समझ में क्या। तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला चार्ज भी इधर से मूव हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की वजह से पता करनी है जब ये इधर पे ही रखा हो, समझे। इसके वजह से ही तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, तो ये तो इधर पे ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये मूव नहीं करना चाहिए। तो अपन को क्या करना है, इस चार्ज को यहाँ पे रोक के रखना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि Q इज हेल्ड स्टेशनरी बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। ठीक है, कोई भी अनस्पेसिफाइड फोर्स की वजह से यहाँ पे ये कैपिटल Q रुका हुआ है, ठीक है, इसको मूव नहीं करने दे रहा है। सेकंड चीज़ क्या है कि ये स्मॉल q जो है, स्मॉल q चार्ज मस्ट मूव विथ वेरी लो वेलोसिटी। दोनों मूव करेंगे तो अगर दोनों मूव करें तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा वो बदलेगा, समझे। तो फिर कैसे निकालोगे, ठीक। अभी तो ये है कि इधर पे इसको ओरिजिन मान लो तो डिस्टेंस r और p के बीच का ये फिक्स रहेगा ना। फिर अगर मान लो ये भी मूव करेगा ये भी मूव करेगा तो फिर तुम ओरिजिन कहाँ लोगे, और अगर ओरिजिन लोगे तो फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, समझे। उतनी मेहनत का इकलाने करो, इसको रोक लो। क्या, अरे दो बॉडी अलग अलग स्पीड से मूव कर रही तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी से, समझे। तो एक को रेस्ट पे ही मान लो, दूसरा मूव करेगा तो आसान है फिर निकालना, समझे। काय जरूरी है, ये कैपिटल Q का चार्ज अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है, उसका मैग्नीट्यूड अलग है, एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग नहीं होगा, समझे। QE/m करोगे ना एक्सेलरेशन के लिए, इसका Q ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा, उसका अलग आएगा, ठीक है। चलो अब ये चीज़ समझ गए क्या इधर से, ठीक है। अब आगे समझो, स्मॉल वेलोसिटी से मूव कराना है। देखो एक तो कंडीशन है कि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो, दूसरी कंडीशन साथ में ये भी है कि धीमी हो। क्यों धीमी हो, क्योंकि अगर ये स्पीड फास्ट होगी तो फिर यहाँ पे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगना स्टार्ट होगी, समझे। तो रिलेटिविटी तक तो अपन को जान ही नहीं है ना, अपन को तो यही समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, चार्ज को धीमे धीमे मूव कराना है ताकि अपन लोग आइंस्टीन के पास में ना पहुँचे, ठीक है। तो ये कैसे मूव करना चाहिए, धीमे धीमे। तो R से P तक ये धीमे धीमे मूव करेगा, ये चीज़ समझ में आएगी क्या। तीसरी कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। F नेट मस्ट बी 0, F नेट मस्ट बी 0, ठीक है। अच्छा नेट फोर्स 0 क्यों होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0 होने का एक रीजन क्या है, देखो समझो। इस चार्ज के वजह से इसके ऊपर तुम जो फोर्स निकालने वाले हो वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और तुमने जो फोर्स जिसके अगेंस्ट में ये आ रहा है वो कौन है, एक्सटर्नल फोर्स। तो किसका वर्क डन स्टोर होगा इसके अंदर में, तुम्हारा वर्क डन, बताओ। क्योंकि तुम्हें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में चले आ रहे हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हारे मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, समझे क्या। तो किसका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तुम्हारा किया गया वर्क डन।
क्योंकि ये चार्ज भी आगे मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, फोर्स भी आगे है एक्सटर्नल, एंगल कितना बनेगा 0, तो तुम्हारा किया गया वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव, समझे। लेकिन इसका किया गया वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव। तो कुल मिला के तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जो लग रहा है उसका पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। अगर तुमने जो है वो नेट फोर्स 0 नहीं रखा, मतलब तुमने अपनी तरफ का फोर्स बढ़ा दिया और इधर की तरफ का फोर्स कम हो गया, तो तुम्हारा किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के अलावा काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। और वो चीज़ अपन चाहते नहीं, क्योंकि अपन को तो फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हारा किया गया वर्क डन पूरा किस में स्टोर होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। आए समझ में क्या? दूसरा रीजन क्या है कि जब वर्क डन निकालोगे तो एक्सटर्नल फोर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे। अगर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर नहीं आया तो तुम तो चाहे जितना फोर्स रख दोगे इधर पे, समझे, तो तुम्हारा कितना भी वर्क डन आएगा। लेकिन तुम तो चाहते हो कि एक मिनिमम फोर्स लगा के चलो, समझे, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उस केस में अगर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू नहीं भी पता है तो उसकी वैल्यू की जगह पे तुम किसकी वैल्यू का यूज़ कर सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना तो आसान है ना, कैसे निकाल लोगे? यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इस जगह पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताओ, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? Q × E। बताओ, इस वाले चार्ज की वजह से इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? मान लो E, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? Q × E। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा फॉर्मूला से, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा तभी तो रिप्लेस करा पाओगे ना। आए समझ में? तो इस वजह से भी ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आए समझ में क्या? तो ये रीजन हो गया। तो एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये आर से पी की तरफ मूव कराओगे तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ? आर वाले पॉइंट से लेके पी वाले पॉइंट तक। तो वर्क डन फ्रॉम आर टू पी किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कितना फोर्स लगाया? एक्सटर्नल। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आर से लेके पी तक का, समझे। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है आर। कितना डिस्प्लेसमेंट है? ये आर डिस्प्लेसमेंट है, समझे। अब ये जो आर डिस्प्लेसमेंट है क्या पूरे का मल्टीप्लाई करा दोगे? बताओ क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एक्सटर्नल इनटू आर होगा, ये होगा। या डिफरेंशियल फॉर्म होगी वर्क की? डिफरेंशियल फॉर्म होगी। तुम जो यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाओगे क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? बताओ, पहले तो ये बताओ। फोर्स तो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स कितना रखना पड़ेगा? 0। इसका मतलब है देखो, यहाँ पे जब हो गए तब फोर्स लगेगा किस डिस्टेंस के वजह से? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। फिर तुम जैसे ही आगे मूव करोगे चार्ज को लेके तो ये डिस्टेंस घटेगी नहीं, बताओ। और फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² से। तो अगर r घटेगा तो फोर्स क्या बढ़ेगा? ये चीज समझे क्या? तो जैसे जैसे तुम R से P की तरफ जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता जाएगा? ज़्यादा। और तुम्हें अब अगर नेट फोर्स 0 रखना है तो तुम्हें अपने फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आए समझ में क्या? तो यहाँ R से P तक जाते टाइम तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये चीज़ समझ में आई क्या? है ना। तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही, और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.dr, उसका इंटीग्रेशन, समझे क्या? तो यहाँ R से लेके P तक अगर तुम्हें पूरा वर्क चाहिए है तो तुम्हें कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? इंटीग्रल फॉर्म F.dr। ये समझे क्या? क्या फॉर्म लगेगी? F.dr। ये चीज समझे क्या? अब फॉर्मूला क्या है? क्या अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? F.dr। अब F यहाँ पे कौन से होंगे? 2 हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा एक्सटर्नल। किसका वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ? तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लोगे? एक्सटर्नल। तो ये होगा एक्सटर्नल। एंगल क्या तुमको पता है? क्या वेक्टर यहाँ से हटा सकते हो? बताओ। काय 180। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है? बताओ। तुम R से P की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में तो है। ये चीज़ समझ में आई क्या? तो ये जो dr डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सटर्नल फोर्स है ये सेम डायरेक्शन में है ना, तो कितना एंगल बनेगा? 0। तो ये वर्क फ्रॉम R to P कितना आएगा? ये आएगा F.dr cos 0। ये चीज़ समझे क्या? तो ये जो वर्क डन होगा क्या यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना। अब कुछ बुक्स में तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। कैसा साइन मिलेगा? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव साइन कहाँ से आएगा उसको जरा समझो। तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं पता क्योंकि वो तो फोर्स तुमने लगाया, लेकिन तुम्हें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम नेट फोर्स कितना है? 0। मतलब जितना मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स का है उतनी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। तो यहाँ पे क्या F एक्सटर्नल की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हो? बताओ।
तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर, ये हो जाएगा। लेकिन अब जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो कौन सी है, ये अपोजिट, डी आर कहाँ पे है, आगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करना है तो एक नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आएगा, एफ डॉट डी आर कॉस 180, कॉस 180 मतलब माइनस साइन, तो ये जो वर्क डन आएगा ये तो नेगेटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस साइन, तो इसी वजह से यहाँ पे आगे साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव का। ये चीज़ आई समझ में क्या, तो ये आया वर्क डन फ्रॉम आर टू पी, और ये जो वर्क डन है फ्रॉम आर टू पी यही किस फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आए समझ में। अब लेकिन क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट के बीच का है, आर से लेके केवल पी पॉइंट तक का। क्या कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये नहीं, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अभी जो आया वो है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यही जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे हम डेफिनेशन ही लिखे दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये दो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे सिंबल बना लो, ये WRP है, इसकी जगह पे क्या कर दोगे, URP, है ना। तो URP किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम R टू P, या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन R पॉइंट एंड P पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट DR, या फिर पॉजिटिव ऑफ F एक्सटर्नल डॉट DR। ये हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा U, बताओ, URP की जगह पे डेल्टा U भी तो लिख सकते हो। डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज, तो R से लेके P तक का चेंज क्या होगा, ये R टू P, ये किसके बराबर होगा, लिमिट रखोगे देखो, ये होगी लोअर लिमिट या अपर लिमिट R से P, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ R पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट R,